आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के पाठ 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, इस पे हम चर्चा करेंगे। इस पाठ में से अजमेर बोर्ड में 6 नंबर का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न बनता है कि अम्ल व क्षारक जो है स्वाद के आधार पे इनमें अंतर बताइए। ये प्रश्न 2022 बोर्ड में भी पूछा गया है कि अम्ल व क्षारक में स्वाद के आधार पर अंतर बताइए। तो अम्ल जो है इसका स्वाद खट्टा होता है और क्षारक जो है इसका स्वाद कड़वा होता है। तो पहला प्रश्न यही बनता है कि अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक जो स्वाद में कड़वे होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रश्न बनता है कि अम्ल जो है वो लिटमस पर क्या प्रभाव डालता है। तो अम्ल जो है वो नीले जो लिटमस होता है उसको लाल करता है और क्षारक जो है क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। तो सबसे पहले अजमेर बोर्ड ने 2022 में प्रश्न पूछा था कि अम्ल और क्षारक में स्वाद के आधार पर अंतर बताइए। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। उसके बाद में अम्ल जो है अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जबकि जो क्षार होता है यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्षारक लाल लिटमस को नीला करता है। अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जबकि जो क्षार होता है यह जलीय विलयन में OH- आयन देता है। अब अपने अगर हम बात करें लिटमस की, तो अगर हमें पूछ ले कि लिटमस जो है वो किस रंग का होता है, या लिटमस जो है जो सूचक होता है यह किस रंग का रंजक होता है, तो आंसर होगा बैंगनी रंग का। लिटमस जो है वो बैंगनी रंग का रंजक होता है। अब दूसरा प्रश्न यहीं से प्राप्त होता है कि जो लिटमस होता है इस लिटमस को कहां से निकाला जाता है। तो लिटमस को थेलोफाइटा जो समूह होता है, इस थेलोफाइटा समूह के लिचेन या इसको बोलते हैं लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। तो अगर हम बात करें लिटमस की, तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन जो पौधा होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला करता है, जलीय विलयन में OH- आयन देता है। लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन या लाइकेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करेंगे सूचक की। सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। कि वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं सूचक कहलाते हैं। अब सूचक में नंबर 1 आता है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में याद रखना है हरी पत्ता गोभी, पेटूनिया और हाइड्रेजिया। बोर्ड में यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्राकृतिक सूचक के उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण हो जाएगा हरी पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिया। इसके बाद में नंबर 2 होता है संश्लेषी सूचक। संश्लेषी सूचक जो है
ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि दो संश्लेषी सूचक के उदाहरण दीजिए। तो नंबर 1 याद रखेंगे मैथिल ऑरेंज और नंबर 2 होगा फिनोफेथेलिन। अगर बोर्ड में प्रश्न आता है कि किन्हीं दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखो तो एक हो जाएगा मैथिल ऑरेंज और एक हो जाएगा फिनोफेथेलिन। कई बार ये बोर्ड में प्रश्न यहाँ से आ चुका है। अब 2021 बोर्ड में प्रश्न आया था कि किन्हीं दो गंधीय सूचक के नाम लिखिए। तो गंधीय सूचक में याद रखना है नंबर 1 प्याज और नंबर 2 याद रखना है वेनिला। दो गंधीय सूचक के नाम पूछे तो हम याद रखेंगे प्याज और वेनिला। इसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रश्न बनते हैं, जैसे हमसे पूछा जाए कि भाई प्रबल अम्ल कौन से होते हैं, इनके उदाहरण बताओ। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण होता है HCl, उसके बाद में HNO3, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसके बाद में अगर हमसे पूछ ले दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताओ, तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण होता है CH3COOH एसिटिक अम्ल और Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो होते हैं प्रबल और दुर्बल अम्ल के उदाहरण। अगर हमसे पूछ ले कि प्रबल क्षारक का उदाहरण बताइए, तो प्रबल क्षारक या प्रबल क्षार का उदाहरण होता है NaOH, KOH। और अगर हम बात करें दुर्बल क्षारक की, तो दुर्बल क्षारक का उदाहरण होता है NH4OH और NaHCO3। ये होते हैं दुर्बल क्षारक के उदाहरण। अब हम अगर आगे बात करें इसमें, तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उन पे एक बार फिर से अपनी चर्चा करते हैं। दो प्राकृतिक सूचक का नाम पूछे तो हरी पत्ता गोभी, पेटूनिया, हाइड्रेजिया। संश्लेषी सूचक का नाम पूछे तो मैथिल ऑरेंज, फिनोफेथेलिन। दो गंधीय सूचक का नाम पूछे तो प्याज, वेनिला। अगर आपसे पूछ ले कि प्रबल अम्ल के उदाहरण बताइए तो HCl, HNO3, H2SO4। अगर आपसे पूछे दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताएं तो CH3COOH, Na2CO3। प्रबल क्षारक का उदाहरण पूछे तो NaOH, KOH। दुर्बल क्षारक का उदाहरण पूछे तो NH4OH, NaHCO3। इसके बाद में बोर्ड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि अम्ल व क्षारक परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल का उदाहरण हो गया HCl, क्षारक का उदाहरण हो गया NaOH, लवण बन गया NaCl और जल यानी H2O। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी अम्ल व क्षारक जो है वो परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण है HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। NaCl जो है वो लवण का कार्य करेगा। इसके बाद में आगे अगर हम बात करें, यहां से जो नेक्स्ट प्रश्न बनते हैं उनमें इसके बाद में अगर हम बात करें तो बोर्ड में प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आपको प्राकृतिक स्रोत का नाम दे दिया जाएगा और उसका अम्ल जो है वो आपको बताना होगा। जैसे सिरका है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल होता है। अगर हमसे पूछ ले संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक अम्ल। बोर्ड में सबसे ज़्यादा सिरका जो है इसका प्राकृतिक जो स्रोत है, इसके प्राकृतिक अम्ल का नाम या प्राप्त अम्ल जो है उसका नाम पूछा जाता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिरका, और सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। संतरे की मैं बात करूं तो इसमें होगा सिट्रिक अम्ल।
इमली में होता है टारक्ट्री कम्मल, टमाटर में होता है ऑक्जेली कम्मल, खट्टा जो दूध होता है उसमें होता है लैक्टिक अम्ल, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक और नेटल पादप का जो डंक होता है इनमें होता है मेथेनोइक अम्ल। तो हम याद रखेंगे कि सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, संतरे में होता है सिट्रिक अम्ल, इमली में होता है टारक्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, जो खट्टा दूध और दही है उनमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल और नेटल पादप के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। बोर्ड परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सिरका, कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमेशा याद रखें सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हमसे पूछ ले कि एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइए तो CH3COOH, CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला। ये सिरका जो है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। फिर पूछा जाता है कि नेटल जो पादप है, नेटल पादप का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे मेथेनोइक अम्ल जो है वो नेटल पादप के डंक में पाया जाता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न और भी बनते हैं, जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल, अगर मैं बात करूं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पुषांश यानी पोटेंज, जिसको हिंदी में कहेंगे शक्ति, और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। तो पीएच स्केल में पी का मतलब होता है पुषांश यानी शक्ति, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। पी का मतलब पुषांश यानी शक्ति और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। एच से मतलब है हमारा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब हम अगर आगे बात करें तो प्रश्न पूछे कि पीएच स्केल क्या होता है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कि कोई विलयन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कि किस कोई विलयन है, उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अगर पीएच स्केल की बात करें तो इस पर 0 से लेकर 14 तक पीएच का मान होता है। 7 पर जब पीएच का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है। बोर्ड की दृष्टि से यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि उदासीन पीएच का मान कितना होता है। तो उदासीन पीएच का मान जो है वो 7 होता है। अगर 7 से पीएच 0 की तरफ बढ़ेगा तो अम्लीयता जो है वो बढ़ती जाएगी, और अगर पीएच का मान 7 से 14 की तरफ बढ़ेगा तो जो क्षारीयता का मान है ये बढ़ता जाएगा। यदि पीएच का मान 7 से 0 की तरफ आ रहा है तो अम्लीयता बढ़ेगी, अगर पीएच का मान 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा है तो क्षारीयता बढ़ेगी। अब हम कुछ उन मानों पे बात करेंगे जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड में कि जठर रस के पीएच का मान बताइए। जठर रस जो है इसका पीएच मान तो याद रखेंगे 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। उसके बाद में आता है प्रश्न कि लार का पीएच मान बताइए। तो जो लार होती है, लार का पीएच मान होता है लगभग 7.4। जो लार होती है उसका पीएच मान होता है लगभग 7.4 के आसपास जो पीएच है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए पीएच मान तो हम याद रखेंगे दंत क्षय यानी दांतों का क्षय जो है वो कितने पीएच पर होना शुरू होता है। तो दंत क्षय जो है वो 5.5 से
कम जब पीएच होती है तो दंत क्षय होना शुरू हो जाता है। और ये जो प्रश्न है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया। जो अजमेर बोर्ड है इसने अपने 2022 के पेपर में पूछा था कि दंत क्षय जो है वो किस पीएच पर होना शुरू करता है, तो उसका आंसर था 5.5 से कम जब पीएच होती है तो दंत क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा जो है उसके लिए पीएच का मान जो है वो कितना होना चाहिए। तो अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की, तो अम्लीय वर्षा के लिए जो पीएच का मान है वो 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान 5.6 से कम होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम और पीएच की मान बात करें तो इसमें नेक्स्ट प्रश्न बनता है उदासीन पीएच का मान, जो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, 1.7 होता है। नेक्स्ट याद रखेंगे नींबू का रस, कि जो नींबू का रस है इसका पीएच मान कितना होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 के आसपास होता है। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो याद रखेंगे मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया है इसका पीएच मान 10 होता है। तो पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। जठ रस का पीएच मान 1.2, लार का पीएच मान 7.4, दंत क्षय जो है वो 5.5 से कम पीएच पर होता है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है, नींबू का जो रस है इसका पीएच मान 2.2 से कम, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका पीएच मान 10 होता है। इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न बनता है जिसका नाम होता है क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है कि लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। कि जो लवण होता है उसके एक सूत्र इकाई में जो जल के निश्चित अणु जो पाए जाते हैं उनकी संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कुछ यौगिक है उनके फॉर्मूले, उनकी निर्माण विधि, कि उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, और जहाँ से बोर्ड में कई बार अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम निर्माण विधि में बात करेंगे, वो रहेगी विरंजक चूर्ण की। कि विरंजक चूर्ण जो है जो बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे पहला विरंजक चूर्ण, इसका सूत्र CaOCl2। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब पूछा जाता है विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण का जो निर्माण विधि की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या होता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूना जो है, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए। कि शुष्क बुझे हुए चूने में, शुष्क बुझा हुआ चूना मतलब CaOH की होल्ट वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला CaOCl2। इसकी परिभाषा क्या होगी कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसके बाद में दो टॉपिक आते हैं जिसमें एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका उपयोग हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है और सजावटी खिलौने बनाने में भी किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो होता है CaSO4
1/2 H2O। और इसके साथ ही एक होता है जिप्सम, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो होता है CaSO4.1/2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। अब बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, यानी POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो। तो समीकरण कैसे लिखेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4.1/2H2O प्लस जल का एक से ही 1/2 अणु जोड़ देंगे तो निर्माण हो जाएगा जिप्सम का CaSO4.2H2O। तो ये तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया जल, और निर्माण होता है किसका? जिप्सम का। तो ये प्रश्न भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.1/2H2O और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो बनता है वो बनता है बेकिंग सोडा, कि बेकिंग सोडा जो है उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर अगर हम पढ़ें बेकिंग सोडा के अंदर, तो इसकी समीकरण पे चर्चा करेंगे सबसे पहले कि बेकिंग सोडा निर्माण की समीकरण क्या होती है। तो अभी हम लिखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब बेकिंग सोडे का निर्माण जो है उसके लिए समीकरण पूछी जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की NaCl की जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनसे अगर हम क्रिया करवाएं तो अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया से करवाई जाती है तो अमोनियम क्लोराइड व बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। अब बेकिंग सोडे से जो प्रश्न बनता है वो पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि बेकिंग सोडे का उपयोग कहाँ करते हैं। तो बेकिंग सोडे का उपयोग पकोड़ा, खस्ता पकोड़ा जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। अब बेकिंग सोडे के बाद में एक होता है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडे का जो फॉर्मूला है वो होता है Na2CO3.10H2O। ये धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब यहां से अगर हम आगे बात करें तो इस पार्ट में एक प्रश्न बनता है तनुकरण किसे कहते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं? तो तनुकरण क्या होता है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर जो आयन होते हैं, आयन की सांद्रता, कौन से आयन? H+ और OH- आयन, ये जो आयन होते हैं इनकी सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है जिसे तनुकरण कहते हैं। कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी हो जाती है जिसे तनुकरण कहते हैं। कि जल जो है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर
आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहती हैं। तो ये भी बोर्ड की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि तनुकरण किसे कहती है। तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहती है। अब बोर्ड में जो एक और प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर उपयोग पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 प्रश्न है कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में, कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का। इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 2, दूसरा प्रश्न, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में, कि जो रसोई घर है उसमें स्वादिष्ट खस्ता पकोड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडे का। ये जो रसोई घर होती है उसमें स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तीसरा प्रश्न, जो जल है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, तो जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। और नंबर 4, खिलौने, सजावटी सामान और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट उपयोग है जो पेपरों में पूछे जाते हैं। पहला, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में विरंजक चूर्ण का, खस्ता पकोड़े बनाने में बेकिंग सोडे का, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धोने का सोडा, खिलौने, सजावटी सामान, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से बोर्ड में प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है, जिसके अंदर ये 4 उपयोग जो है वो पूछे जाते हैं। कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है। आंसर होता है विरंजक चूर्ण का। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में धोने के सोडे का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इस पार्ट में से अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न की, तो कई बार हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। प्रश्न ये बनता है कि जो अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा में अम्लीय ऑक्साइड के नाम बताइए। कि जो अम्लीय वर्षा होती है जिसका पीएच मान 5.6 से कम होता है, उसके अंदर किन्हीं 2 अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए। तो 2 अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और दूसरा होता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये 2 होते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लीय ऑक्साइड का नाम बताइए, तो एक SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर की दृष्टि से। इसके बाद में
एक और क्वेश्चन पे अगर हम चर्चा करें तो आता है कि उदर में जलन को कम करने में, उदर यानी पेट की जो जलन है उसको कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? कि पेट की जो जलन है उसको कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगर आपसे इसका पीएच मान पूछ ले तो इसका जो पीएच मान है वो 10 होता है। उदर में जलन को कम करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच मान जो है वो 10 होता। इसके बाद में अन्य अगर हम प्रश्नों पे चर्चा करें तो एक प्रश्न और अगर हम लिखें कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है? कि जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर किसका निर्माण होता है? तो आंसर हो जाएगा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो जिप्सम है उसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पार्ट 2 से 10वीं बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। धन्यवाद।